नैनीताल पुलिस ने बरामद की है अवैध शराब की बड़ी खेप। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां हरियाणा ब्रांच की 102 पेटी अवैध शराब नैनीताल पुलिस की तरफ से बरामद की गई है। बरामद शराब में आर्मी और सीएसडी का फर्जी टैग भी मिला है। हल्द्वानी पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है गिरफ्तार तस्कर। छोटा हाथी में छिपाकर अमित जोशी शराब की तस्करी करता था। हल्द्वानी और पहाड़ी क्षेत्रों में शराब की सप्लाई होनी थी। इस पूरे मामले में देखिए खास बात क्या है कि इसमें सीएसडी और आर्मी का टैग लगा करके इस शराब की बिक्री की तैयारी कहीं ना कहीं की जा रही थी। ये शराब सप्लाई की जा रही थी, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी नैनीताल पुलिस को लगी, नैनीताल पुलिस वहां पहुंची और शराब की कई सारी पेटियों को पुलिस की तरफ से बरामद किया गया। करीब 102 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। तो नैनीताल की हल्द्वानी पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हल्द्वानी पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही, नैनीताल पुलिस ने बरामद किए हैं अवैध शराब की बड़ी खेप। नैनीताल की हल्द्वानी पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है और हरियाणा ब्रांच की 102 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। और इस जो बरामद शराब है उस पर आर्मी और सीएसडी का फर्जी टैग भी मिला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हल्द्वानी पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है गिरफ्तार तस्कर। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटा हाथी में छिपाकर अमित जोशी लगातार ये शराब की तस्करी करता था। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी, पुलिस ने इसे धर दबोचा और साथ ही शराब की 102 पेटी को भी बरामद किया है। सोनीपत हरियाणा का ये रहने वाला है। ये छोटा हाथी से आपका यहाँ आ रहा था। टीपी नगर के पास एसओजी और आपका लोकल पुलिस द्वारा जब चेकिंग की गई, उसमें 102 पेटी ओल्ड मॉन्क रम की निकली हैं। इससे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें इसके द्वारा बताया गया है कि सोनीपत में ही इसका प्रोडक्शन ये लोग करते हैं, होम प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद इसमें आपका रैपर जो है सीएसडी का लगा देते हैं, जिससे पहाड़ों में इसकी अच्छी डिमांड रहती है और इसमें अच्छी कीमत उनको मिल जाती है। इनके लोकल कनेक्शन को भी अभी खंगाला जा रहा है। हमारी टीम द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किया गया है, इसके लिए 5,000 रुपये की मेरी तरफ से इनाम की घोषणा की गई है और इसमें इसकी प्योरिटी भी चेक कराई जाएगी कि ये वास्तव में नकली है या ये आपका असली शराब है। इसको चेक करने के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। अमित जोशी, सोनीपत हरियाणा का। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज जी, देखिए 102 पेटी शराब बरामद की, लेकिन इसमें जो गौर करने वाली बात यह है कि इसमें आर्मी का टैग मिला है, सीएसडी का टैग मिला है। इसमें हम लोगों ने जो प्रारंभिक पूछताछ की है, इसमें अमित जोशी, ये निवासी सोनीपत हरियाणा है जी। ये आज छोटे हाथी में आपका कुछ सामान के नीचे ढक करके ला रहा था शराब, और जब चेकिंग की गई इसकी तो उसमें 102 पेटी ओल्ड मॉन्क रम मिली है। जो इससे प्रारंभिक पूछताछ हुई तो इसका कहना है कि ये सोनीपत में ही इसका निर्माण करते हैं ये लोग, और उसके बाद इसमें सीएसडी का टैग लगाते हैं जी। और उसके बाद पहाड़ों में, क्योंकि सीएसडी की टैग की बहुत वैल्यू है, उससे रम खरीदने के लिए लोग एकदम तैयार रहते हैं, तो उसको लार्ज स्केल पे पहाड़ों में भेज करके उससे अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसमें इसकी अभी चेकिंग हो रही है कि इसकी प्योरिटी क्या है और ये नकली शराब है या आपका असली शराब है, इसकी अभी चेकिंग करवाई जा रही है। उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई होगी। क्या इसमें जो आरोपी है उसकी कोई और जानकारी में निकल पाया है कि उसका कोई साथी हो अन्य? इसमें क्योंकि अभी प्रातःकाल ही ये पकड़ा गया है, इससे जो प्रारंभिक पूछताछ में जो चीजें निकली हैं, इसको अभी आगे बृहद पूछताछ चल रही है। उसमें जो नवीन तथ्य आएंगे उसके आधार पर इस पर कार्रवाई की जाएगी, किसके गैंग में और कौन कौन शामिल है और ये लोग किस प्रकार कर रहे हैं। इसकी आखिर पुलिस को कैसे जानकारी लगी?
इसमें पिछले महीने भी एक 80 पेटी आर्मी की CSD लिखी हुई टैग वाली जो शराब पकड़ी गई थी, जी। उसके आधार पर जब उससे गहनता से पूछताछ हुई थी तो उसके जो पूछताछ में चीजें निकल के आई थी उसके आधार पर पुलिस उसमें लगातार कार्रवाई करने के लिए लगी हुई थी। उसके जो उस गैंग से जो जुड़ा हुआ लग रहा है जी। वो उसका मेंबर हो सकता है निश्चित रूप से। इसकी आगे हम लोग इसलिए गहनता से पूछताछ कर रहे हैं जी। और आगे इसके गैंग का जो और मेंबर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक है, शुक्रिया पंकज जी, बहुत बहुत हमारे साथ अपना कीमती समय साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ संकट पर सचिवालय में अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि जोशीमठ संकट पर सरकार पूरी तरह गंभीर है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस विषय पर विस्तृत बातचीत हुई है और अब इस विषय पर एक और बैठक करेंगी। जोशीमठ वासियों को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। अगले 3 दिनों में मौसम खराब है, राज्य सरकार में इसके लिए भी पर्याप्त तैयारियां हैं। गृह मंत्री जी ने पूरी रिपोर्ट देखी है, उनको सारी बिंदुओं से मैंने अवगत कराया है। वैसे भी वो पहले से भी विज्ञ थे और उन्होंने हर संभव जो भी यहाँ के लिए सहायता चाहिए उसका हमको भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है कि केंद्र की तरफ से हर प्रकार की मदद दी जाएगी। और अभी सभी प्रकार के जो आकलन हैं वो कर रहे हैं। 8 एजेंसियाँ वहाँ पर अपना आकलन कर रही हैं, अपना सर्वेक्षण कर रही है, जो कि एक प्रारंभिक रूप से जो हम लोगों को अभी वहाँ के प्रभावित लोग हैं उनकी आवश्यकता के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, उनकी मदद के लिए जो भी चाहिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसी को लेकर अभी एक समीक्षा भी हमने रखी है। उसमें जो तात्कालिक रूप से और जो डेवलपमेंट हुए हैं उस पर बात करके हम लोग उसको आगे जो करना है उसको करेंगे। हम लोग हर प्रकार से तैयार हैं कि लोगों की जान माल की सुरक्षा हर स्थिति में करेंगे। माननीय और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, देखिए जोशीमठ में जो तस्वीरें आ रही हैं आजकल वो वाकई बेहद डराने वाली हैं और ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि जो लोग उस वक्त वहां खतरे में जी रहे हैं उनको जल्द से जल्द दूसरी जगह पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और सरकार इसके लिए लगातार काम भी कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए ठीक कहा आपने। जोशीमठ में जो क्षतिग्रस्त भवन है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और कल रात तक की जानकारी ये थी कि एक ऐसा स्थान जहां वैज्ञानिकों को ठहराया गया था वो भी दरकने लगा है। यूं तो सरकार इनके विस्थापन की पर्याप्त तैयारी कर रही है और एक नया स्थान चिन्हित किया गया है जहां जोशीमठ की आबादी को बसाया जाना है और उसकी लेवलिंग का काम भी शुरू हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने कुछ अपना विरोध भी दर्ज कराया है। इन सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली से पहुंचे हैं देहरादून और देहरादून में सीनियर ऑफिसर्स के साथ उनकी बैठक इस वक्त सचिवालय में जारी है। करीब 2:30 बजे तक ये बैठक चलेगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। राज्य सरकार के सामने 2-3 बड़े प्रश्न हैं, जैसा कि पहला कि बाजार मूल्य से इनको मुआवजा दिया जाना, दूसरा विस्थापन के समय सभी तैयारियों को पूरा करना, तीसरा अभी इन सभी तैयारियों को इतना दुरुस्त करना कि ताकि आने वाले समय की जो 4 धाम यात्रा है उस पर इसका कोई कुप्रभाव न पड़ना पाए। इन सारे विषयों को लेकर राज्य सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अफसरों के साथ चर्चा कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं और जानकार ये भी बताते हैं कि इस चर्चा में जो भारत सरकार को एक पैकेज भेजा जाना है कि इस त्रासदी के लिए राज्य को कितने पैसे की आवश्यकता है, उस पर भी एक डिस्कशन हो रहा है कि ये पैकेज लगभग कितने का हो और इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाना है बिंदुवार। अभी तक फिलहाल वहां जो लोग रह रहे हैं उनको क्या कुछ राहत दी गई है सरकार की तरफ से सुदीप? जी बिल्कुल, देखिए 88 से अधिक परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। जो सरकार ने शरण स्थल बनाए हैं वहाँ पर, जहाँ इनके भोजन आदि की चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था की गई है। 4 जो खतरनाक वार्ड हैं उनके सर्वे का काम अंतिम स्तर पर है। वहीं एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि पानी के रिसाव की वजह क्या है। हालांकि अभी तक ये भी स्पष्ट हो गया है लगभग कि जो पानी रिस रहा है और एनटीपीसी परियोजना का जो पानी है वो एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग हैं। तो यानी परियोजना को लेकर जो चिंता की बात थी उस पर भी लगभग तस्वीर साफ है। तो अब राज्य सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि जल्दी से लोगों को शिफ्ट किया जाए, जिसको 1 BHK 2 BHK या 3 BHK जो जिस निर्माण में जिस प्रकार से रह रहा था या जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा राज्य सरकार ने जो जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए भी व्यवस्था की कि ये बच्चे अपने सेंटर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भी परीक्षा दे सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए सुदीप।
इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। दरअसल जोशीमठ में दरारों वाले मकानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब तक 849 मकानों में दरारें मिल चुकी हैं, जबकि 157 भवन ऐसे चिन्हित किए गए जिन्हें सरकार ने रहने के लिए असुरक्षित भी माना है। इसी बीच चिंता की बात यह है कि जोशीमठ में दरारों का जो दायरा है वो भी बढ़ रहा है। जोशीमठ के कई सारे होटल और होम स्टे में इस वक्त दरारें आ चुकी हैं, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने। इस वक्त जो मेरे पीछे ये आप होटल देख रहे हैं, ये सामने से कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, जैसे मानो कोई नुकसान इसे ना हुआ हो, लेकिन इस पे भी क्रॉस का निशान है। और अंदर चल के देखते हैं कि अंदर का माजरा यहाँ पे क्या है। आइए आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। तो देखिए हम अंदर की तरफ चलते हैं कि अंदर से यहाँ का दृश्य कैसा है और अंदर देखते हैं हम कि यहाँ पे हालात कैसे हैं। बताया जा रहा है कि अंदर का खौफनाक। हम आ जाए अंदर सर? आ जाए सर। हाँ ठीक है। आप ही का घर है ये? मेरा घर है सर। ये मैं अभी प्रशासन की तरफ कुछ पेपर लेके जा रहा था सर, क्योंकि ये डे बाय डे में जो है पिछला 3-4 दिन में कुछ और था, आज कुछ और है। तो मैं दिन में 1 या 2 चक्कर अपने घर को देखता हूँ सर। लेकिन अभी तक मैं शासन प्रशासन की जो तरफ से मेरे को जो है कोई भी ना, तो मैंने घर भी खाली कर दिया सर। और कोई पैसा जो है। नाम क्या है? फौज में है क्या? सर मेरा नाम सर प्रेमानंद भट्ट है। मैं एक आर्मी से जो है रिटायरमेंट आया सर। मैंने अपने व्यवसाय के लिए होम स्टे चलाया था सर। और आज ये होम स्टे का सर ये हालत हो गया है। और अभी शासन प्रशासन से मैं परसों कार्यालय में गया था, तो वो बोल रहे हैं कि पहले आवास वालों को जो है मुआवजा मिलेगा और फिर अभी आप लोगों का जो है। लेकिन ये है कि मैंने अपना सामान बाहर में रखा हुआ है और ये दिन पर दिन सब जो है ये इस प्रकार से। यहाँ पे ये रिटायर्ड हैं फौज से और उन्होंने बताया कि अभी प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। हम अंदर का दृश्य देख लेते हैं कि किस तरह का है, क्योंकि अंदर बेहद खौफनाक तस्वीर है। ये देखिए, ये दीवार का झुकाव इस तरफ हो चुका है, दीवार फट चुकी है और किसी भी वक्त ये दीवार, ये पूरा जो मकान है ये गिर सकता है। अंदर की तस्वीरें भी जो हैं वो बेहद डराने वाली हैं। और इस पूरे घर में, क्योंकि यहाँ इसको खाली कराया गया है और जो आपने सुना, जो इसके ऑनर हैं उन्होंने कहा कि जो प्रशासन है उनसे कोई मदद नहीं मिली है। और इस तरह से इन मकानों को चिन्हित करके इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिस पे अनयूजेबल लिखा गया है, यानी ये रहने योग्य नहीं है। और बहुत मुश्किल हालात में यहाँ पे लोग जो हैं वो जोशीमठ के जूझ रहे हैं। और इन सीढ़ियों पे भी दरारें हैं, अगर आप देखेंगे तो इन सीढ़ियों पे भी दरारें हैं। और नीचे की तरफ जो इसी घर से जुड़े हुए 2 और कमरे हैं, अगर उनके भी देखिए, ये पूरी छत में दरार आ चुकी है और यहाँ पे भी दीवारों में चटक आ चुकी है। दीवारों में जो दीवारें हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें हैं और ये गवाही हैं, आंखों देखा हाल है जोशीमठ का कि यहाँ के लोगों के सामने किस तरह की परेशानियां हैं। न्यूज़ 1 इंडिया लगातार आंखों देखा हाल अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, शासन प्रशासन तक पहुंचा रहा है, ताकि इन लोगों की मदद हो सके और जहां जहां हालात खराब हैं वो शासन प्रशासन देख सके। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ मैं राजेश कुमार, जोशीमठ, न्यूज़ 1 इंडिया। तो जोशीमठ में हो रहे भूदसाव के चलते हर शख्स खौफजदा है। सालों तक जिन घरों में रहे उनको छोड़ने का दर्द सभी के चेहरों पे भी आसानी से दिख रहा है और इन सब के बीच अब लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। ये गुस्सा एनटीपीसी परियोजना को लेकर है। जोशीमठ में पूरा बाजार पोस्टरों से पटा हुआ है। ये पोस्टर एनटीपीसी के खिलाफ लगाए गए हैं। गौरतलब है कि भूदसाव की घटनाएं लगातार सामने आने के बाद जोशीमठ के लोगों में एनटीपीसी के खिलाफ लगातार नाराजगी है, जहां पर भूदसाव के चलते हर शख्स इस वक्त डर के साए में जी रहा है। सालों तक उन्होंने अपने घर बनाए, अपने घरों में रहे, लेकिन आज उन घरों को छोड़ना उनकी मजबूरी है, जिसका दर्द भी उनके चेहरों पर नजर आ रहा है। इसी बीच उनका गुस्सा फूट रहा है एनटीपीसी परियोजना को लेकर। जोशीमठ में पूरा बाजार पोस्टरों से पटा हुआ है और ये पोस्टर एनटीपीसी के खिलाफ लगाए गए हैं। गौरतलब है कि भूदसाव की घटनाएं सामने आने के बाद जोशीमठ के लोगों में एनटीपीसी के खिलाफ नाराजगी जायज है और ये नाराजगी केवल जोशीमठ तक ही नहीं सीमित नहीं है, आसपास के तमाम क्षेत्रों में भी लोग नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी द्वारा किए गए ब्लास्ट से ही जोशीमठ तबाह हो रहा है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जोशीमठ इस वक्त अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है और जोशीमठ के लोगों का कहना है कि जोशीमठ में जो इस वक्त हालात हैं, यानी जो घरों में, मकानों में, दुकानों में और सड़कों पे दरारें हैं, उसका जिम्मेदार एनटीपीसी है। एनटीपीसी का प्रोजेक्ट जो है उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पे एनटीपीसी का ये मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो है इस प्रोजेक्ट का। और इसी का विरोध जो है जोशीमठ में चल रहा है। लोगों ने एनटीपीसी गो बैक के नारे भी लगाए हैं। एनटीपीसी को लेकर लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए
खोदी जा रही सुरंग और चारधाम प्रोजेक्ट की वजह से जोशीमठ की नींव को नुकसान पहुंचा है, ऐसा लोगों का आरोप है। और जिस वजह से ये आपदा आ रही है, लोग इसी परियोजना का विरोध कर रहे हैं और एनटीपीसी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। और देखिए, जिस तरह के हालात अभी हैं, चूंकि भू धसाव के जो मामले जोशीमठ में देखे गए हैं, उसको लेकर बहुत से परिवार ऐसे हैं जो पलायन करने को मजबूर हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी जगह अपना ठिकाना ढूंढा और कई लोग ऐसे हैं जो अब भी शिविर में रहने को मजबूर हैं। लिहाजा एनटीपीसी की तरफ से ये कहा गया कि उन पे जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है। इस प्रोजेक्ट की वजह से भू धसाव जो है वो नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इसको खारिज किया है जो लोगों का आरोप है। तो एनटीपीसी जो है इस वक्त पूरी तरह से जोशीमठ के लिए जिम्मेदार बताई जा रही है। हालांकि एनटीपीसी के जिस प्रोजेक्ट को लेकर काफी शोर हो रहा है उसको फिलहाल रोका गया है, लेकिन जो आरोप एनटीपीसी पे लगे हैं उन्होंने उसे खारिज किया है। जोशीमठ से न्यूज़ वन इंडिया के लिए रविंद्र के साथ मैं राजेश। तो जोशीमठ संकट के मद्देनजर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में जोशीमठ दौरे पर है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई वरिष्ठ नेता जोशीमठ पहुंच गए। ये प्रतिनिधिमंडल सरकार द्वारा किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेगा और ताजा हालातों के बारे में अपडेट लेगा, जिसके बाद सभी कांग्रेस नेता कर्णप्रयाग के लिए भी रवाना हो जाएंगे और वहां हो रहे भूधसाव और भूमि कटाव का भी जायजा लेंगे। कि हमारे प्रदेश के तमाम नेता जोशीमठ दौरा करके आ चुके हैं और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, वहाँ कैंप किया है लोगों ने। माननीय पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने इसकी शुरुआत की। सबसे पहले वो वहाँ पहुँचे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। उसके बाद माननीय हरीश रावत जी, माननीय गणेश गोदयाल जी ने वहाँ कैंप किया। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पहुँचे, नेता प्रतिपक्ष वहाँ पहुँचे, भुवन कापड़ी जी वहाँ पहुँचे, सुमित हृदय जी वहाँ पहुँचे और तमाम हमारे जो सेकेंड लाइन की लीडरशिप है वह वहाँ पहुँच कर उन्होंने राहत कार्य किए। चाहे वो सूर्यकांत धस्माना जी हों, चाहे वो सोनिया आनंद जी हों, हमारे तमाम नेता वहाँ पहुँच रहे थे। अनुकृति गोसाई जी वहाँ पहुँची और उन्होंने राहत कार्य किए। अब उसी कड़ी में यहाँ आज रवाना हुआ है हमारा एक हाई पावर डेलीगेशन, जिसमें माननीय प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं, माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं, गणेश गोदयाल जी हैं और वहाँ के स्थानीय विधायक राजेंद्र भंडारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। हरिद्वार के ज्वालापुर के कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने पटवारी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने के लिए आंदोलन करेंगे। कांग्रेस ने ये मन बनाया है कि वो इस लड़ाई को लंबा लड़ेगी और जितनी पुरानी भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी भी जांच करवाने का सीबीआई से मन बनाया है और हम सरकार पर पूरा दबाव डालेंगे। सड़क से लेके सदन तक की सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये इस प्रदेश के युवाओं का अधिकार। देखिए, पहले भी यूके SSS घोटाला हुआ तो हमारे विधायकों ने सदन में मामला उठाया, हम लोगों ने सड़क पर लड़ाई लड़ी, सब जगह तमाम घेराव करे, प्रदर्शन करे, सरकार को मजबूर किया कि उसको घोटाला मानने के लिए और उसमें जांच कराने के लिए। आज ये पुनः जैसे ही पटवारी घोटाला संज्ञान में आया, अगले ही दिन यूथ कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव करने का काम किया। पूरे प्रदेश भर में हमने प्रदर्शन करने का काम किया। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने का काम किया और आज फिर सरकार ने लीपापोती करते हुए कुछ दिन परीक्षा टालने का काम किया है। लेकिन हमने कुछ दिन टालवाने की बात नहीं कही थी। हमने कहा था कि जांच होनी चाहिए और जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, जब तक इस प्रदेश के नकल माफिया की कमर नहीं तोड़ दी जाती, जब तक सब सलाखों के पीछे नहीं हो जाते, तब तक युवाओं को हमारी संस्थाओं पे भरोसा पुनः जागृत नहीं होगा और तब तक हमें परीक्षाएं नहीं करानी चाहिए। देखिए, वहीं उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से एक बार फिर मौसम का मिजाज थोड़ा बदल गया है। जहां एक और चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में अगले 48 घंटों में कहीं कहीं बारिश के साथ ही बर्फबारी की भी संभावना है, तो वहीं दूसरी ओर मैदान से लेकर पहाड़ तक ठंड भी बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। विभाग की माने तो अगले 3 दिन मौसम में परिवर्तन दिखेगा, जिससे तापमान में गिरावट भी दर्ज होगी। निदेशक मौसम विभाग
उत्तराखंड के मुताबिक उत्तराखंड में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके चलते चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में अगले 48 घंटों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान गिरेगा। टिहरी में 12.9 अधिकतम तापमान जबकि न्यूनतम 1.8 तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी दून में 4.8 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा जहां पारा गिरा है वो नैनीताल का मुक्तेश्वर है, जहां 1 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन मौसम पूरी तरह साफ होने के आसार नहीं है और बारिश बर्फबारी से सीधे तौर पर तापमान गिरेगा, जिससे लोगों को कुछ दिक्कतें आएंगी। यही दिसंबर माह जो पूरी तरह बारिश बर्फबारी से सूखा गया, तो अब जाती हुई जनवरी में मौसम का बदला हुआ रूप लोगों को परेशान करेगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।